नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम। हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं राजवीर सिंह और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम बात कर रहे थे प्राचीन सभ्यताओं की, और प्राचीन सभ्यताओं में हमने पहली सभ्यता पढ़ ली थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के 2 पार्ट पूरे हो चुके थे और आज सभ्यताओं की हम तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अहाड़ सभ्यता। अहाड़ सभ्यता। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, टाइम हो गया अपनी क्लास का, जल्दी आओ। अभी तक लाइव नहीं आ रही, बहुत कम लोग लाइव आए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं अहाड़ सभ्यता। देखना, ये जो अहाड़ है, ये अहाड़ कस्बा जो पड़ता है, ये आपका है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जितनी भी सभ्यताएं हुई, ये सभ्यताएं किसी ना किसी नदी के किनारे के ऊपर विकसित हुई थी। तो अहाड़ सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई, वह नदी कौन सी होगी? तो वह नदी है आपकी आयड़ नदी। कौन सी नदी है? आयड़ नदी। इसी आयड़ नदी का दूसरा नाम है, ये आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है, तो उदय सागर झील में गिरने के बाद यही आयड़ नदी जो है बेडस नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? बेडस नदी कहलाती है। तो कौन सी नदी के किनारे अहाड़ सभ्यता विकसित हुई? आयड़ नदी या बेडस नदी के किनारे अहाड़ सभ्यता जो है ये विकसित हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें, अहाड़ के बारे में थोड़ा आप देखना। ये जो अहाड़ है, आगे चलकर यही अहाड़ मेवाड़ के महाराणाओं की राजधानी बनता है, और ये मेवाड़ की तीसरी राजधानी बना है। मेवाड़ की दूसरी राजधानी, मेवाड़ की दूसरी राजधानी बना था कौन सा? अहाड़ नगर। ठीक है, तो ये भी आप साथ में ध्यान में रख लेना। अब ये कालक्रम की अगर बात करें या युग की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? युग की। तो जो अहाड़ सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता थी? तो इसमें आप ध्यान देना, ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता क्यों थी? जल्दी से जल्दी आप कमेंट में कमेंट कीजिए, बताइए कि अहाड़ सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी, कैसे थी, क्यों थी? कमेंट कीजिए। दूसरी कौन सी थी? ये लौह युगीन सभ्यता भी थी। कौन सी सभ्यता थी? लौह युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? तो अहाड़ संस्कृति जो है ये ताम्र युगीन और लौह युगीन सभ्यता थी। ताम्र युगीन क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी जो उद्योग धंधे थे, यहां पर तांबे के जो है पात्र मिले हैं। तांबे के पात्र या उपकरण मिले हैं। कैसे उपकरण मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं, और यहां पर लोहे के भी क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? लोहे के उपकरण मिले हैं। इसलिए कौन सी सभ्यता थी? ताम्र युगीन, या इसी को कह सकते हैं अपन लौह युगीन सभ्यता भी। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं अहाड़ जो सभ्यता है, इसके प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? तो जल्दी आप कमेंट में बताएंगे अहाड़ सभ्यता के प्राचीन नाम। देखते हैं पहले कौन बताता है। आज अनिल जी लाइव नहीं है, क्या बात है? दिखाई नहीं दे रही अभी तक। ठीक है, तो प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम। टेक्निकल टीम बराबर कमेंट से करती रहेगी। टेक्निकल टीम ध्यान देगी एक बार। प्राचीन नाम, पहला अहाड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है आपका ताम्रवती नगरी। कौन सी नगरी है जी? ताम्रवती नगरी। कौन सी नगरी की बात कर रहे हैं? ताम्रवती नगरी। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी अधिकतर जो धंधे थे या अधिकतर जो भी इनके जो उपकरण थे वो कैसे थे? तांबे के, तांबे से संबंधित उद्योग
उद्योग कैसे थे, तांबे से संबंधित यहाँ के उद्योग थे, इसलिए क्या कहते थे इसको, तांबरवती नगरी भी कहते थे। और इसका प्राचीन नाम कौन सा था, तो इसका प्राचीन नाम अघाटपुर, अघाटपुर। कमेंट में आप बताएंगे इसका प्राचीन नाम अघाटपुर क्यों था। देखना यहां पर एक प्राचीन दुर्ग था, क्या था, एक दुर्ग था, और उस दुर्ग के परकोटे के अंदर, दुर्ग के परकोटे में यह सभ्यता विकसित हुई थी, यह सभ्यता विकसित हुई थी। इसलिए क्या कहलाई, अघाटपुर, क्या कहलाई, अघाटपुर इस सभ्यता को कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये सभ्यता एक प्राचीन दुर्ग के परकोटे में विकसित हुई थी, इसलिए क्या कहा गया, अघाटपुर। और इसी का दूसरा नाम है अघाट दुर्ग भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अघाट दुर्ग, क्या कहते हैं, अघाट दुर्ग भी इसको कहते हैं। तो अहाड़ सभ्यता के प्राचीन नाम कितने हैं, 3 प्राचीन नाम है, कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं आपके सामने अहाड़ सभ्यता के उपनाम। तो बताइए आप कौन कौन से थे, अहाड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से थे, कमेंट में बताइए। अहाड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से थे, आप जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। बनास संस्कृति, कौन सा पहला, बनास संस्कृति, कौन सी संस्कृति है, बनास संस्कृति भी इसको कहा गया है। कौन सी संस्कृति, बनास संस्कृति, बनास संस्कृति। और इसी को क्या कहा गया है, अहाड़ सभ्यता, क्या कहा गया है, अहाड़ सभ्यता, क्या कहा गया है, अहाड़ सभ्यता भी इसको कहा गया है। और ये जिसने कहा है वो कौन है, धीरज लाल सांकलिया, धीरज लाल सांकलिया। ये धीरज लाल सांकलिया एक पुरातात्ववेत्ता थे, कौन थे, पुरातात्ववेत्ता, कौन थे भाई, पुरातात्ववेत्ता थे धीरज लाल सांकलिया। और इन्होंने अहाड़ सभ्यता को क्या कहा है, बनास संस्कृति या अहाड़ संस्कृति, क्या उनसी संस्कृति, बनास या अहाड़ संस्कृति भी इसको कहा है। इसके अलावा इसका दूसरा जो उपनाम है, वो दूसरा उपनाम आप कमेंट में बताएंगे, मर्तकों का टिल्ला, क्या है, मर्तकों का टिल्ला। कई बार एग्जाम से प्रश्न पूछ लिया गया है, किस सभ्यता को मर्तकों का टिल्ला भी कहा जाता है। बहुत सी बार एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि किस सभ्यता को मर्तकों का टिल्ला कहते हैं। तो किसको कहते हैं, अहाड़ सभ्यता को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ध्यान देना, यहां पर एक गड्ढा मिला है, इस सभ्यता के उत्खनन में या अहाड़ नगर के उत्खनन में एक गड्ढा मिला है, और उस गड्ढे में गड्ढा मिला है, और उस गड्ढे से जो जानकारी मिली है या जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य से क्या ज्ञात होता है कि यह सभ्यता 8 बार विकसित हो चुकी है, 8 बार विकसित हुई और 8 बार उजड़ चुकी है। यानी अहाड़ सभ्यता जो है ये कुल 8 बार तो विकसित हुई थी, और 8 बार इसका विनाश या ये सभ्यता 8 बार ही उजड़ चुकी थी। तो कौन सी सभ्यता 8 बार उजड़ी और 8 बार विकसित हुई, तो वो कौन सी थी, अहाड़ सभ्यता थी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मर्तकों का टिल्ला भी किसको कहते हैं, अहाड़ सभ्यता को कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अहाड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे। अहाड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे और उत्खनन कब हुआ था, आप कमेंट में लिख के बताइए। तो
तो देखना उत्खनन करता, आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता कौन थे? कमेंट में आप बताइए। बिल्कुल कुछ लोग सही बता रहे हैं। पहला आपका आता है अक्षय कीर्ति व्यास। कौन सा आता है? अक्षय कीर्ति व्यास। और दूसरा आपका आता है, जल्दी बताइए, कुछ लोग सही बता रहे हैं, रतन चंद्र अग्रवाल। कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। जल्दी बताइए आगे कौन आएगा? और जी जल्दी बताइए। वीएन मिश्रा एवं सांकलिया। वीएन मिश्रा एवं सांकलिया। अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने का कार्य किया था, या फिर यह भी कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है अक्षय कीर्ति व्यास को। इन्होंने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया था कब? 1953 ईस्वी में। कब किया था? 1953 ईस्वी में। और रतन चंद्र अग्रवाल, या इन्हीं को कहते हैं आरसी अग्रवाल। क्या कहते हैं? आरसी अग्रवाल। इन्होंने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया था 1954 ईस्वी में। कब किया था? 1954 ईस्वी में। आपको डेट भी ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा वीएन मिश्रा एवं सांकलिया ने जो उत्खनन किया आहड़ का, वो किया था 1961 एवं 1962। ठीक है, तो वीएन मिश्र एवं सांकलिया ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन कब किया? तो 1961 एवं 1962 में। इनके अलावा इनके साथ में दो राज्य सरकार के कर्मचारी थे जो उत्खनन के दौरान साथ में थे। वो कौन थे? इनका भी आप ध्यान रखेंगे। ये तीन को तो आपको अलग से ध्यान में रखना है, और जो दो राज्य सरकार के लोग थे वो कौन थे, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला है आपका विजय कुमार। कौन है? विजय कुमार। और दूसरा आपके सामने जो है, पहला कौन सा है? विजय कुमार। और दूसरा आपके सामने है पीसी चक्रवर्ती। ये दोनों राज्य सरकार के सरकार के द्वारा यहां लगाए गए थे। कौन? विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। तो उत्खनन करता कौन कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीएन मिश्रा एवं सांकलिया। इनके साथ में आपको इनकी डेट भी ध्यान में रखनी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां हम देखेंगे अक्षय कीर्ति व्यास के बारे में। किसके बारे में? अक्षय कीर्ति व्यास। तो ये इन्होंने क्या किया? आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन का श्रेय किसे जाता है? इन्हीं को है। तो सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने का श्रेय किनको है? तो वो किसको है? अक्षय कीर्ति व्यास को है। ठीक है, इनके अलावा हमारे सामने दूसरे हैं। तो दूसरे कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है साथियों? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। देखना रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या किया? जहां आहड़ सभ्यता में एक टीला था। क्या था? आहड़ सभ्यता में एक टीला था, और उस टीले का नाम आप सबको पता भी होगा, धूलकोट था। कमेंट में आप लिखते रहिए। यहां आहड़ में एक टीला था, टीले का नाम था धूलकोट। सर थोड़ी एसी बढ़ाएंगे एक बार, टेक्निकल टीम ध्यान देगी, थोड़ी एसी तेज करेगी, गर्मी लग रही है काफी। टेक्निकल टीम ध्यान देगी। ठीक है,
तो यहाँ पे टीला मिला और टीले को क्या नाम था टीले का? धूलकोट। इस धूलकोट टीले की सर्वप्रथम जो खुदाई या उत्खनन का कार्य किया वो किसने किया? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने सर्वप्रथम धूलकोट के उत्खनन का कार्य किया। और वो कब किया? सर्वप्रथम उत्खनन। यानी हाड़ सभ्यता में जो टीला है धूलकोट, उसका सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय किसको जाता है? रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है, जो उन्होंने किया था 1954 ईस्वी में। कब किया था? 1954 ईस्वी में। तो हाड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो हाड़ सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो हाड़ सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हाड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस हाड़ सभ्यता की जो उत्खनन का कार्य होता है ये 3 स्तरों में होता है। कितने खंडों में होता है? हाड़ सभ्यता का उत्खनन 3 स्तर में या 3 खंडों में या 3 भागों में होता है। वो 3 खंड और भाग कौन कौन से थे? कमेंट में बताइए, आप जल्दी बताइए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जी कमेंट करते रहिए। तो हम बात कर रहे हैं 3 स्तरों की। तो हाड़ जो सभ्यता है इसका उत्खनन कितने खंडों में हुआ है? 3 स्तर पे हुआ है। कितने स्तर में हुआ है? 3 स्तरों में हुआ है। तो पहला जो स्तर की बात करते हैं या प्रथम स्तर की हम अगर बात करें, प्रथम स्तर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा था? प्रथम स्तर की जब इसकी खुदाई होती है या उत्खनन होता है तो इसमें स्फटिक क्या मिलते हैं? स्फटिक पत्थरों की अधिकता पाई गई। तो हाड़ सभ्यता की जब प्रथम स्तर पे खुदाई या उत्खनन होता है तो स्फटिक पत्थर की यहां पर क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। और जो स्फटिक पत्थर है यह स्फटिक पत्थर औजार व उपकरण बनाने के काम में आता था। क्या बनाने के काम में? औजार व विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने के काम में आता था। तो हाड़ सभ्यता के 3 स्तर हैं। 3 स्तरों में या खंडों में हाड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है। पहले स्तर की बात करें या प्रथम हम स्तर की बात करते हैं तो प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थरों की अधिकता पाई गई है जो क्या काम में आते थे? औजार व उपकरण बनाने के काम में आते थे। दूसरा स्तर में क्या हुआ था? कमेंट में आप लिखिए, लिखते रहिए, पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है हमें भी। द्वितीय स्तर की बात करें, कमेंट में आप लिखते रहिए, सोचकर लिखिए। द्वितीय स्तर में कांस्य, ताम्र व लोहों के उपकरणों की अधिकता द्वितीय स्तर में कांस्य, ताम्र, लोहों के उपकरणों की अधिकता मिली है। यानी द्वितीय स्तर की जो दूसरी बार जो खुदाई होती है उसमें क्या होता है? यहाँ कांस्य, तांबे और लोह के उपकरण अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया लोग जो है पत्थरों से चलकर कहां गए? कांसे, तांबे और लोह के उपकरणों में ढल गए। और तीसरे स्तर की जो यहाँ पर जो खुदाई होती है उनमें क्या मिलता है? तो आप कमेंट में बताएंगे। तीसरा स्तर बताइए कमेंट में, जल्दी कीजिए। तो तीसरे स्तर की जो इसकी खुदाई या उत्खनन होता है उसमें मिलते हैं मध्य भांड। क्या मिलते हैं? मध्य भांड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? मध्य भांडों के साक्ष्य मिले हैं। तो 3 स्तरों के ऊपर हाड़ सभ्यता की जो है खोज या फिर उत्खनन होता है। और ये 3 स्तर कौन कौन से थे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थरों की अधिकता पाई गई है और इन स्फटिक पत्थरों से
लोग औजार व उपकरण बनाने का कार्य किया करते थे। द्वितीय स्तर की बात करें तो इस स्तर में कांस्य, ताम्र और लोह के उपकरणों की अधिकता पाई गई है। तृतीय स्तर की बात करें तो इस समय आहार सभ्यता के लोग मर्द भांड या जो मिट्टी के बने जो बर्तन होते थे उनका उपयोग किया करते थे। सर एक बार पानी पिलाना। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे आर्ट सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की। आर्ट सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की वो आप कमेंट में लिखते जाइए। तो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी आर्ट सभ्यता की, आप कमेंट में बताएंगे। देखना जो ये आहार है, इस आहार का सर्वप्रथम ज्ञान कहां से होता है, यानी आहार सभ्यता का सर्वप्रथम जो ज्ञान होता है वो कहां से होता है, आहार की खुदाई से। आहार सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान कहां से हुआ, आहार की खुदाई से इसका सर्वप्रथम ज्ञान होता है। कहां से होता है, आहार की खुदाई से सर्वप्रथम इसका ज्ञान होता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख विशेषताओं की। आहार सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी उनका भी आप ध्यान देंगे तो कमेंट में बताइए। टेक्निकल टीम कमेंट चेक करेगी। देखना पहली विशेषता, आहार सभ्यता में जो मकान मिले हैं, क्या मिले हैं, मकान, इन्हीं को कहते हैं क्या, भवन। क्या कहते हैं, भवन। तो मकान या भवन कैसे मिले हैं, तो ये मिले हैं कच्चू ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित। तो आहार सभ्यता में भी कालीबंगा सभ्यता की भांति जो मकान या भवन मिले हैं वो कैसे मिले हैं, कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। और यहाँ के अधिकांश जो मकान हैं वो कैसे बने हैं, आयताकार बने हैं। ठीक है, तो आहार के जो मकान है कच्ची ईंटों से निर्मित हैं और अधिकांश जो मकान हैं वो आयताकार आकृति में बने हुए हैं। कैसे आकृति में बने हुए हैं, आयताकार आकृति में बने हुए हैं। टाइम क्या हुआ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरी इसकी विशेषता की। पहली थी अपनी मकान या भवन के बारे में, दूसरी विशेषता मैं बताता हूं आपको, कमेंट में आप लिखते रहिए। आहार सभ्यता से सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं। सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आहार सभ्यता से सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं। सामूहिक भोजन का मतलब है यानी पूर्व में हमारा जो समाज था वो कैसा था, सामूहिक समाज था, यानी पूरे गांव के लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। यहाँ के लोगों की सभ्यता कैसी थी कि पूरे दाढ़ी के लोग कह सकते हैं या पूरे जो परिवार के लोग एक साथ खाना बैठ करके खाया करते थे। यानी यहां से क्या मिले हैं, सामूहिक भोजन के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। और यहां सामूहिक भोजन के साक्ष्य कैसे मिले हैं, एक मकान में, देखना एक मकान में एक से अधिक चूल्हे। क्या मिला है यहाँ के साक्ष्य में कि एक मकान में तो एक से अधिक चूल्हे ये लोग रखते थे। एक ही मकान में एक से अधिक चूल्हे, और एक मकान यहाँ पर ऐसा भी मिला है, एक मकान ऐसा भी मिला है जिसमें 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले
भोजन के साक्ष्य मिले हैं और एक मकान में एक से अधिक चूल्हे भी मिले हैं तथा एक मकान तो ऐसा भी मिला है जिसमें 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। और यहां पर जो एक चूल्हा मिला है उस चूल्हे के ऊपर मनुष्य की हथेली के निशान हैं या किसी व्यक्ति के, दिख रहा है कि सर, व्यक्ति के हथेली के निशान। चूल्हे के ऊपर व्यक्ति के हथेली के निशान बने हुए मिले हैं। तो यह है दूसरी अपनी विशेषता, सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं आर्य सभ्यता से, जिसमें एक मकान में एक से अधिक चूल्हों का मिलना, एक किसी मकान में 6 चूल्हे मिलना, और यहां तक कि किसी चूल्हे के ऊपर किसी व्यक्ति के हथेली के निशान बने हुए मिलना। ये सारे साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आहार सभ्यता से हमको ये सारे साक्ष्य मिले हैं। अगली जो अपनी विशेषता है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट आप करते रहें और अपनी नोटबुक में आप इस सबको नोट डाउन भी करते रहें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद आज एसी नहीं चल रही है, काम नहीं कर रही है एसी, तो पसीने में काफी मैं भी लथपथ हो रहा हूं, समस्या कई सारी आ रही है। हमारी जो अगली विशेषता आती है, तीसरी विशेषता, कौन से ले बताओ? ठीक है, तीसरी विशेषता आती है। तो यहां से हमें आहार सभ्यता से साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? आहार से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर। तो आहार सभ्यता से हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनमें इस प्रकार का एक जो है हमें बर्तन मिला है, या हम बोल सकते हैं पानी का एक जल पात्र मिला है। क्या मिला है? एक जल पात्र मिला है। क्या मिला है? एक जल पात्र मिला है। और ये जो जल पात्र मिला है, इस जल पात्र के हत्था नहीं है। अरे घर में जग होता है कि नहीं होता पानी पीने के लिए? जग तो सबके घर में होता है ना, रामजारा होता होगा भाई, होता है कि नहीं होता? और रामजारे को जग को पकड़ने के लिए हत्था भी होता है कि नहीं होता? ठीक है, लेकिन आहार सभ्यता से जो जल पात्र मिला है, क्या है ये? एक जल पात्र है, इसी को हम कह सकते हैं बर्तन। क्या है ये? एक बर्तन है। और इस बर्तन या जल पात्र की विशेषता क्या है कि ये बिना हत्थे का है। कैसा है? बिना हत्थे का। बोला गुरुजी काहे का ये चीज बतावा लाग रहे हो, तो नहीं है तो कोई बड़ी बात है क्या? आपने कहना है गिलास है, बिल्कुल ये जैसे अपने गिलास होते हैं ना, उन्हें गिलास की तरह है बिना हत्थे का, लेकिन अपने जो जग होता है ना, जग की तरह इसकी साइज है, बस कमी है तो किसकी? इसके पकड़ने वाला हत्था नहीं है, यानी पकड़ने के लिए इसमें हत्था नहीं बनाया। अब इसके बारे में मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूं? तो कोई तो बात इसके बारे में होगी कि नहीं होगी, जरा आप भी सोचिए, कमेंट में बताइए। देखना, इसी आकृति का या ऐसा का ऐसा एक जो बर्तन है वो मिलता है बलूचिस्तान से। कहां से मिलता है? बलूचिस्तान। यानी ऐसा ही एक बर्तन कहां से प्राप्त हुआ? बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। और ऐसा ही एक जो बर्तन है वो प्राप्त होता है ईरान से प्राप्त होता है, ईरान से भी प्राप्त हुआ है। तो जो आहार में जो उत्खनन में हमको जो जल पात्र या बर्तन मिला है, बिल्कुल ठीक वैसा ही बिना हत्थे वाला जल पात्र बलूचिस्तान से भी मिला है और ईरान से भी मिला है। तो हम कह सकते हैं कि आहार नगर या आहार सभ्यता के जो लोग थे, इन लोगों का बलूचिस्तान और ईरान के साथ में अच्छे व्यापारिक क्या थे? संबंध थे। क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। भाई ये बिना हत्थे वाला बर्तन कहां से लेके आए? या तो बलूचिस्तान से लेके आए या फिर ईरान से लेके आए। अरे लाएंगे नहीं लाएंगे? तो इनके अच्छे व्यापारिक संबंध किनसे थे? बलूचिस्तान से और ईरान, इन दोनों से भी इनके क्या थे? अच्छे व्यापारिक संबंध थे। कौन सी सभ्यता के लोगों के संबंध थे? आहार वासियों के या आहार सभ्यता के लोगों के
बलूचिस्तान और ईरान से भी अच्छे व्यापारी के संबंध थे। किस आधार पर कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर एक बिना हत्थे वाला जल पात्र या बर्तन मिला है, इस आधार पर मैं आपको ये बात कह रहा हूं। धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होगी। हमारी जो वीडियो है इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अपनी जो क्लास है प्रतिदिन 9 बजे होगी। इसके अलावा कल्चर की जो हमारी क्लास होती है, कला संस्कृति की, जिसमें हम स्थापत्य कला पढ़ा रहे हैं, दुर्ग पढ़ा रहे हैं, वो आपकी होगी प्रतिदिन शाम को 7 बजे। ठीक है, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग इसी देर से मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। ठीक है, घर में रहें, स्वस्थ रहें और बिना जरूरत, बिना किसी काम, बेवजह आप घर से बाहर ना निकले। पढ़ाने के लिए हम लोग हैं, बिना ऐसी गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।